आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक भी बोलते हैं इसको। तुमने लिखा हुआ है जो टॉपिक तो बोलते हैं परावैद्युतांक। इधर देखो, परावैद्युतांक इंग्लिश में बोलते हैं इसको डाई इलेक्ट्रिक, डाई इलेक्ट्रिक परावैद्युतांक। इसको लिखते हैं एप्सिलॉन आर से, ठीक है, एप्सिलॉन आर से बोलते हैं इसको। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को परावैद्युतांक को बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिबिलिटी, आपेक्षिक पारगम्य, आपेक्षिक विद्युतशीलता बोलते हैं इंग्लिश में रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव आर ना, इसलिए रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, यानी कि हिंदी में बोलेंगे आपेक्षिक, आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता। अब ये क्या चीज होती है, कुछ भी नहीं, कल अपन ने पढ़ा था ना जो एप्सिलॉन विद्युतशीलता, वही चीज है, लेकिन क्या है कि ये यहाँ पे अपन माध्यम ले लेंगे बस, वहां पे अपन निर्वात लेते हैं, यहाँ माध्यम ले लेंगे। तो लैंग्वेज लिखी हुई है कि किसी माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात परावैद्युतांक या एप्सिलॉन आर कहलाता है। और आर मतलब रिलेटिव, कि किसके रिलेटिव आप निकाल रहे हो, वो उसके आपकी वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बन जाता है। यहाँ पे जनरली जो फॉर्मूला बनता है कुल मिला के वो इस तरह से होता है कि एप्सिलॉन की वैल्यू जो होती है एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है। ये निर्वात भी हो, है ना, वैक्यूम भी है और माध्यम भी हो, दोनों मिलाकर के टोटल आपको वैल्यू मिल जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं आर को एप्सिलॉन नॉट, रिलेटिव परमिबिलिटी। और दूसरी बात याद रखना, एप्सिलॉन एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और 1 होती है, ये हम लोग लेके चलेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। एक के बराबर भी हो सकती है और एक से ज्यादा भी हो सकती है। एक के बराबर होगी तो ये बन जाएगा वायु, है ना, हवा, हवा के लिए जनरली एक हो जाता है इसका मान, ठीक है, ये अपन लेके चलते हैं यहाँ पे। तो अगर एप्सिलॉन आर का मान हमेशा 1 से बड़ा है तो आपकी जो एप्सिलॉन की वैल्यू आएगी वो भी क्या होगी, हमेशा इससे बड़ी रहेगी निर्वात से, क्योंकि ये 1 से बड़ा है तो ये भी इससे बड़ा हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इसकी वैल्यू भी ग्रेटर देन हो जाएगी जो आपने वहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो आप इधर देखो, जैसे मैंने लिखा कूलम्ब बल के लिखा था हमने कल, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, कूलम्ब फोर्स हमने कल लिखा था, ठीक है। ये कूलम्ब फोर्स हमने लिखा है। अगर मैं बात करूं माध्यम के लिए, ठीक है, अगर मैं बात करूं माध्यम के लिए तो क्या था, निर्वात, वैक्यूम की बात कर रहे थे, यहाँ पे निर्वात है, यहाँ पे इस जगह अगर अपन माध्यम कोई मीडियम ले लें, यहाँ पे कोई मीडियम अगर ले लें अपन तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन आर भी आ जाएगा मीडियम लेने के बाद यहाँ पे, और ये बाकी चीजें सेम आ जाएगी, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। तो आपको क्या पता लगा, यहाँ से इन दोनों को तुलना करोगे तो जो एफ मीडियम, एफ माध्यम जो होता है, मीडियम माध्यम जो होता है वो एफ निर्वात या वैक्यूम, जो निर्वात है आपका जो वैक्यूम है उसको अपन भाग दिया एप्सिलॉन आर से। तो ये दोनों रिलेशन इस तरह से रखते हैं, मतलब क्या है, सिर्फ कितना सा अंतर आएगा दोनों में, एप्सिलॉन आर का अंतर आएगा, जो कि ये माध्यम को डिनोट करता है कि यहाँ पे माध्यम उपस्थित है, एक तरीके से यहाँ पे माध्यम उपस्थित है, ठीक है। उसके बाद आपने लिखा हुआ था महत्वपूर्ण तथ्य क्या लिखे हुए थे यहाँ पे, कि गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण प्रकृति का होता है जबकि विद्युत बल आकर्षण या प्रतिकर्षण प्रकृति का हो सकता है। तो याद रखना, गुरुत्वाकर्षण बल कब लग रहा था, अपने 11वीं क्लास में पढ़ा था, दो बड़े पिंडों के बीच में लग रहा था ना, पृथ्वी सूर्य, इनके बीच में लग रहा था गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। तो क्या करते हैं, एक ये आकर्षण प्रकृति का होता है, यानी कि सूर्य जो है पृथ्वी को आकर्षित कर रहा है, इसलिए पृथ्वी गिरती नहीं है जगह पे, वही बनी हुई रहती है, ठीक है। यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, आकर्षण प्रकृति का है। लेकिन विद्युत बल, विद्युत आकर्षण बल, जो विद्युत बल है आपका वो आकर्षण का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण का भी हो सकता है। क्यों, अगर प्लस प्लस ले लिया तो प्रतिकर्षण यानी कि रिपेल कर जाएंगे, और माइनस प्लस या प्लस माइनस ले लिया तो वो अट्रैक्ट कर जाएंगे। तो ये आकर्षण भी दिखाता है और प्रतिकर्षण भी दिखाता है, ये अट्रैक्ट भी करता है और रिपेल भी करता है। कौन सा वाला, विद्युत बल वाला, वो सिर्फ अट्रैक्ट कर रहा था, ये अट्रैक्ट भी करता है और रिपेल करता है। सेकंड नंबर जो इसका है वो लिखा हुआ है, गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर करता है जबकि विद्युत बल माध्यम पर निर्भर, सॉरी, गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता है जबकि ये निर्भर करता है, ठीक है, विद्युत बल। जैसे आप देखो, जो सूर्य है, पृथ्वी है, इतनी दूर है, लेकिन दोनों के बीच में माध्यम है क्या, निर्वात है, दोनों के बीच में कोई मीडियम ही नहीं है। क्यों, क्योंकि तो स्पेस है, स्पेस में कोई मीडियम नहीं है, ठीक है।
फिर भी वहां पे फोर्स लग रहा है, यानी कि ये मीडियम जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो मीडियम पे डिपेंड नहीं कर रहा, माध्यम पे निर्भर नहीं कर रहा है, लेकिन ये मीडियम पे डिपेंड करता है। ठीक है, जो कैसे करता है अपन ने देखा, ये आ गया मीडियम आया, तभी तो अपने लगाया एप्सिलॉन आर। ठीक है, एप्सिलॉन आर से इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। नेक्स्ट आप देखो, सेकंड पॉइंट ये था कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो मीडियम पे डिपेंड करता है, माध्यम पे निर्भर नहीं करता है। क्यों? क्योंकि सूर्य और पृथ्वी बहुत दूर है, बीच में स्पेस है, स्पेस में कोई मीडियम नहीं है ना, तो फिर भी वो काम कर रहा है, यानी कि ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन ये मीडियम पे डिपेंड करता है, माध्यम पे डिपेंड करता है, यानी कि यहाँ पे आप कुछ वैक्यूम लोगे तो ये मान मिल रहा है, वैक्यूम नहीं लोगे, अगर आप मीडियम नहीं लोगे तो ये एक्स्ट्रा ये चीज यहाँ पे आ जाएगी। जो भी आप मीडियम लोगे इसकी वैल्यू सबके लिए अलग अलग होती है। ठीक है, न्यूमेरिकल में आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी जनरली। ठीक है, तो हाँ, ये निर्भर नहीं करता, ये निर्भर करता है विद्युत वाला। हाँ, उसको सही कर लेना, उसको निर्भर नहीं करता है लिखा हुआ पे। ठीक है, सही कर लेना उसको। नेक्स्ट आपका है तीसरा वाला कि दोनों ही व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करने वाले हैं। व्युत्क्रम वर्ग मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दोनों के बीच में ये आता है, दोनों फॉर्मूले में पढ़ा था आपने, लास्ट ईयर पढ़ा था ना, एफ बराबर जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ भी आर स्क्वायर आ रहा है और यहाँ भी आर स्क्वायर आ रहा है इस वाले फॉर्मूले, देखो आप, यानी कि दोनों ही व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। ठीक है, और ये केंद्रीय बल है जो सदैव संरक्षित होते हैं, ये हमेशा कंजर्व फोर्स होते हैं, संरक्षित बल होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट इसके बाद दोनों ही बलों की अधिकतम परास अनंत होती है, यानी कि ये कितनी भी दूर लग सकते हैं, इनकी परास कितनी होती है, अनंत होती है। सूर्य से लेके पृथ्वी तक इतनी दूरी है, यानी कि हमें पता, हमें ये तो पता चला हमने नाप लिया, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे ऐसे जो है पिंड है, उन तक इसका फोर्स का इफेक्ट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं कि इसका प्रभाव अनंत तक जाता है। दोनों में यही केस है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, दोनों ही बल परास अनंत होती है, परंतु न्यूनतम परास 10⁻⁻15 मीटर होती है। इस दूरी से कम पर नाभिक के बल प्रभावशाली हो जाते हैं। देखो, इसने ये बोला है कि न्यूनतम परास कितनी बोली है इसने, 10⁻15। 15 को अपन क्या बोलते हैं, फेम्टोमीटर। ठीक है, 15 को अपन बोलते हैं फेम्टोमीटर, ये होती है। लेकिन इससे दूरी इस दूरी से कम पर नाभिक के बल प्रभावशाली हो जाते हैं। आप एक बात याद रखना कि ऐसा बोला जाता है कि प्रकृति में सबसे प्रबल बल होता है नाभिकीय बल। ठीक है, और सबसे दुर्बल बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल। चार तरह के बल होते हैं, अपन ने पढ़ा होंगे शायद, गुरुत्वाकर्षण बल, नाभिकीय बल है ना, और विद्युत चुंबकीय बल, दुर्बल बल है ना। तो ये याद रखना, सबसे सबसे दुर्बल बल कौन सा माना गया है, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। और सबसे अधिक प्रबल माना गया है नाभिकीय बल। नाभिकीय अपन यहाँ पढ़ नहीं रहे, नाभिकीय फोर्स न्यूक्लियर फोर्स कहाँ आएगा, वो आगे आएगा अपने चैप्टर में 13-14 के अंदर आएगा नाभिकीय बल। ठीक है, तो वो वहां पे बात की जाती है उस जगह। लेकिन अपन परास की बात करें, दोनों की परास अनंत होती है, और मिनिमम कितनी होती है, 10⁻15 मीटर होती है मिनिमम परास, और मैक्सिमम होती है इंफिनिटी के बीच काम करता है। उसके बाद लिखा हुआ है आवेशों के मध्य विद्युत बल उनके गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में बहुत अधिक होता है। क्या बोला, विद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स उनके ग्रेविटेशनल फोर्स की तुलना में बहुत अधिक होता है। कैसे अधिक होता है, अपने एक सॉल्यूशन भी किया हुआ है, देखो आप देख लेते हैं एक बार उसको। वहां लिखा हुआ है, तुलना कर लेते दोनों की ना, इलेक्ट्रिक वाला और ग्रेविटेशनल वाला, दोनों की तुलना कर लेते हैं अपन। कितना आता है देखें, विद्युत बल और गुरुत्वीय बल की अपन तुलना कर लेते हैं। तो जैसे अपन बात करें, विद्युत बल का फॉर्मूला क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है ना, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और ये क्या होता है, K क्या, G M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है, ये पढ़ा था अपन ने। ठीक है, 11th क्लास के अंदर। तो दोनों की वैल्यू आपको पता है, के की वैल्यू भी आपको पता है, जी की वैल्यू आपको पता है, पता ही नहीं पता है, बताओ सागर, पता है क्या, शाबाश, वेरी गुड। तो के की वैल्यू तो अपन ने कल निकाली थी, 9 × 10⁹ ठीक है, और ये क्यू है। अब दो चार्ज है अपने पास, चाहो तो आप इलेक्ट्रॉन ले लो, प्रोटॉन ले लो। ठीक है, न्यूक्लियस, अगर अपन नाभिक लेते हैं तो नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में आकर्षण लग रहा है, अपन ऐसे मान सकते हैं, इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, चार्ज की वैल्यू दोनों के लिए सेम आएगी। अच्छा, आर स्क्वायर, दोनों की दूरी अपन सेम मान के चल रहे हैं। ठीक है,
दोनों अपन ने क्या लिखा है यहाँ पे कि आवेशों के मध्य विद्युत बल उनके तुलना में अधिक होता है, अपन दूरी सेम लेके चल रहे हैं, तो इसको मैंने कैंसिल कर दिया। इसकी वैल्यू सागर ने बोली थी अभी 6.67 10⁻11 होती है। और मास की बात करें अपन तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ले ले अपन यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मान लो कि आप ऐसे ले लो, ऐसे ले लो ये ये अच्छा ऐसे एक न्यूक्लियस ले लो, एक नाभिक ले लो, नाभिक है, ये प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। तो हम प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में बात कर रहे हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, ये बात। तो यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपन लेके चल रहे हैं, ठीक है। आप इनको सोल्व करोगे, वैल्यू पुट कर दिया अपन सबकी पहले। इसकी वैल्यू कितनी होती है, सेम वही 1.6 माइनस 19। प्रोटॉन पे भी उतना होता है, बस प्लस माइनस में फर्क पड़ जाता है, ठीक है। डिवाइड बाय 6.67 माइनस 11। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.67 10 टू द माइनस 27। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 माइनस 31, ठीक है। आप इनको सोल्व करना, सोल्व करने के बाद आपको जो वो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 2.29 इंटू 10 टू द पावर 39, ठीक है। यानी कि एफ ई अपॉन एफ जी की वैल्यू इतनी मिल रही है आपको। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, विद्युत आकर्षण बल होता है, वो लगभग लगभग 10 टू द पावर 39 गुना होता है एफ ऑफ जी का, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है, विद्युत बल होता है, वो लगभग लगभग इतना गुना होता है इसका, ठीक है। ये चीजें हैं भाई। तो आप याद रखो कितना खतरनाक है ये अगर इसका मान आप 1 रखोगे तो इसका मान 10 की पावर 39 आएगा। यानी कि पावरफुल कौन हुआ, ये वाला, इसलिए इसको सबसे कम माना गया है। अब इससे पावरफुल कौन है न्यूक्लियर फोर्स, वो इससे भारी है। लेकिन हम यहाँ बात करें, दोनों की तुलना करें तो 39 ये वाला है, जो इससे 10 की घात 39 39 टाइम्स बड़ा है। कौन सा वाला, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाला, ठीक है। यहाँ तक है ना। आगे देखते हैं अपन, आगे अपन देखें कि इसमें एक टॉपिक और आता है, न्यूक्लियर कुलाम कुलाम का नियम सदिश रूप में, कुलाम लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कुलाम का नियम सदिश रूप में। ये नहीं पूछते जनरली एग्जाम में, लेकिन मैं लिखाता हूँ एक बार ताकि वेक्टर फॉर्म पता लग जाए। कुलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में कैसे निकालना होता है। ये वही चीज जो अपन ने लास्ट ईयर पढ़ी थी ना 11th क्लास में, वही चीज देखना, भी तुम समझ जाओगे। ऐसे है कोई अपने पास, माना कि ये आपका इसका मूल बिंदु है, ओरिजिन यहाँ पे Q1 चार्ज रखा हुआ है, इस जगह इस ओरिजिन पे Q1 चार्ज रखा हुआ है, और इससे कुछ डिस्टेंस पे R डिस्टेंस पे क्या रखा हुआ है, Q2 रखा हुआ है, ठीक है। कुछ डिस्टेंस पे Q2 रखा हुआ है यहाँ पे। इस एक्सिस को आप कुछ भी ले लो, XY ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये ऐसा रखा हुआ है Q1 Q2 की जो डिस्टेंस है ये है। और हमने एक लाइन लिखी थी कल कि जो इनके मध्य जो बल लगता है, इनकी क्रिया रेखा की दिशा में ही लगता है। यानी कि इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो इनकी डायरेक्शन, इसकी लाइन की डायरेक्शन में लग रहा है। मतलब दोनों कहाँ रखे हुए, जैसे Q1 यहाँ रखा हुआ है, Q2 यहाँ रखा हुआ है, तो जो इनके बीच की लाइन है ना, वहीं वहीं कहीं फोर्स लगेगा, ठीक है। या तो इधर लग जाएगा या इधर लग जाएगा। अब डिपेंड करता है कौन सा वाला किस पे फोर्स लगा रहा है। अगर 1 वाला 2 पे लगा रहा है, ध्यान समझना मेरी बात, 1 वाला 2 पे फोर्स लगा रहा है तो यहां से यहां जाएगा और ये इधर की तरफ लगा देगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। आप इसकी डायरेक्शन को ले लो आर कैप, आर कैप क्या है, यूनिट वेक्टर, यानी कि दिशा को बता रहा है कि इधर दिशा होगी इसकी। तो अगर अपन बात करें इधर की तरफ F12 क्या चीज है, Q1 के कारण Q2 पर बल, इसको मैंने बोल दिया F12। याद है लास्ट ईयर अपन ने लिखा था इस तरह से कुछ, Q1 की वजह से Q2 पर फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। तो फोर्स ऑन Q2 यानी कि Q2 पर लग रहा है, इसकी वजह से Q1 की वजह से, इसलिए 1 2 आ रहा है। तो ट्रिक याद रख सकते हो आप, किस पे लग रहा है वो पीछे आएगा, फोर्स ऑन Q2 वो 2 आगे ये आ जाएगा पीछे, ठीक है। ऐसे ही अगर 2 वाला 1 पे लगाएगा तो किधर लगाएगा, इधर लगाएगा, इस डायरेक्शन में, यानी कि F21, ठीक है। F12 उधर लग रहा है और 2 वाला इस पे लगाएगा तो F21 इधर आ जाएगा इस जगह, ठीक है। तो आप देखो हम लोग जानते हैं ना F12 में कैसे लिख सकता हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर। बताओ होगा नहीं होगा, ये आ गया अपने पास। आप R12 नहीं लिखा मैंने, R लिखा है तो उसको R रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको R ही लेने दो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको मोड़ लाके स्क्वायर दो। लेकिन
साथ में डायरेक्शन भी लिखनी है क्योंकि वेक्टर फॉर्म आ चुका है। तो आप देखो डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी, आर केप। क्या ये जो 1 2 फोर्स है वो आर केप की दिशा में है? देखो आप इधर, क्या ये यू जा रहा है आर केप की दिशा में, तो ये प्लस रहेगा। अगर ये ऐसे आ जाता तो ये माइनस हो जाता। अगर मैं बोलूं F21, F21 क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा माइनस। क्यों? क्योंकि 21 कहाँ है, इस आर के ऑपोजिट डायरेक्शन में इधर लग रहा है पीछे की तरफ, इसलिए इधर आ जाएगा। यानी कि इससे क्या पता लग रहा है कि F12 जो है वो माइनस ऑफ F21 के इक्वल है। दिख रहा होगा आप लोगों को F12। वेरी गुड, यही बोलने वाला था मैं कि ये न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करेगा यहाँ पे, शाबाश, वेरी गुड। ये बताया जाता है इसके अंदर प्रूफ करके कि जो कुलाम का जो सदिश रूप है, कुलाम के नियम का जो सदिश रूप है वो न्यूटन के तीसरे नियम की पालना करता है। न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ मोशन थर्ड, न्यूटन के तृतीय नियम की पालना करता है। ये क्रिया प्रतिक्रिया की पालना कर रहा है, रिएक्शन एक्शन रिएक्शन को फॉलो कर रहा है। ये कौन सा वाला, कुलाम के नियम का सदिश रूप। ठीक है, बहुत बड़ा सागर, बहुत अच्छे। तो यहाँ से ये अपने को यहाँ तक अपने लिख लिया था। उसके बाद एक टॉपिक और आता है अध्यारोपण का सिद्धांत। ये मैं तुम्हें लिखा देता हूँ ताकि क्या ना कि फिर अपने न्यूमेरिकल ले जाएंगे, समझा तुम लोग। यहाँ तक मैं तुम्हें लिखने के लिए दे देता। अध्यारोपण सिद्धांत भी वही जो अपने लास्ट ईयर पढ़ा था ना, वही है। कुल मिला के कुछ टॉपिक रिपीट हो रहा है, इसलिए 11th क्लास को ध्यान से पढ़ने की बोला जाता है। तो देखो इधर अध्यारोपण सिद्धांत क्या है, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल बोलते हैं इंग्लिश में, वही अपन ने पढ़ा लास्ट ईयर जो चीज है। बस अपन ने अलग अलग जगह पढ़ा, अपन ने शायद वेव वाले चैप्टर में पढ़ा था, है ना। अध्यारोपण का सिद्धांत यानी कि सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ये भी नहीं पूछे एग्जाम में, पर फिर भी फायदा भी कभी कभी उसका दिमाग से हट जाए, अपन रिस्क भी लेते हैं। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, अध्यारोपण सिद्धांत। अब अध्यारोपण क्या होता है, सिंपल सी बात है, बहुत सारे चार्जेस मिल जाते हैं। अध्यारोपण होता है, जैसे मैं बात करूं कि आपके पास क्यू नोड है, क्यू नोड है जो है मूल बिंदु पर रखा हुआ है, एक कोई चार्ज है जो उसका ओरिजिन यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से R01 डिस्टेंस पर Q1 रखा हुआ है, R02 डिस्टेंस पे Q2 रखा हुआ है, R03 डिस्टेंस पे Q3 रखा हुआ है। ऐसे करते करते बहुत सारे चार्जेस रखे हुए हैं। अपन मान लेते हैं कि लास्ट वाला R0N पे QN रखा हुआ है, अपन यूं मान लेते हैं। वैसे बहुत सारे चार्ज रखे हुए, हमें पता नहीं है, जितने भी वो देगा आप उसके अकॉर्डिंग यूज कर लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वाले को जब R01 रखा हुआ है तो उसको इसके जो फोर्स लग रहा है इसको क्या बोल सकते हैं अपन, उसको F01 बोल सकते हैं, इस वाले को F02 बोल सकते हैं, इस वाले को F03 बोल सकते हैं। ऐसे करते करते F0N बन जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं है, थोड़ा सा बेवकूफ बनाना है इनको। फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए, मतलब जितने भी सिस्टम होते हैं उन सबको अपन ऐड कर देंगे यहाँ पे। जैसे अपन बात करें कि फर्स्ट के लिए, तो अध्यारोपण सिद्धांत क्या कहता है कि आवेशों के समूह में किसी अकेले आवेश पर परिणामी बल प्रत्येक आवेश द्वारा स्वतंत्र रूप से आरोपित कुलाम बल के सदिशों के बराबर होता है। मतलब इस वाले पे, इस सिस्टम पे जो टोटल फोर्स लग रहा है F, इस सिस्टम पे, इस वाले सिस्टम पे जो कुल बल लग रहा है, टोटल फोर्स लग रहा है, वो बाकी सभी की वजह से स्वतंत्र रूप से, इंडिपेंडेंटली, यानी कि इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, ऐसे इन सबका अलग अलग, उन सबके सदिश योग के, बीजीय योग के, यानी कि एल्जेब्रिक सम के इक्वल होता है। जितने भी फोर्स होंगे सब अलग अलग आधिकारिक रूप में जुड़ जाएंगे। इसको बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। वहां अपन ने पढ़ा था ना, याद करो, तो तरंग जुड़ती है y बराबर y1 प्लस y2 प्लस, ऐसे करके अपन ने पढ़ा था वहां पे। तो यहाँ पे भी अपन फोर्स ढूंढ रहे हैं, बस ये डिफरेंस है, काम वही है, काम वही है, बस सब्जेक्ट अलग आ गया कि हाँ ये ब्रांच अलग आ गई, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं। तो हम बात करें किसके लिए, अब यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे 01 है, 02 है, ठीक है, ऐसे 0n आ जाएगा, ठीक है, इस जगह। अब आप लोग जानते हो क्या, इसकी वैल्यू कितनी होती है कूलम्ब फोर्स की, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन R स्क्वायर होती है ना। लिखते हैं यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, यहाँ पे कितना है Q0 और Q1, मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे Q0 Q1 अपन, डिस्टेंस कितनी है R01 का स्क्वायर, ठीक है, R01 का स्क्वायर। डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी, इधर लग रही है तो R01 ऐसे, प्लस दूसरा जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q2 आ जाएगा,
R02 का स्क्वायर आ जाएगा और R02 के ऐसे ही आप ऐसे ही n के लिए लिख सकते हो। जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन निकाल लो। क्या कॉमन आ रहा है इनमें से आपको दिख रहा होगा 1/4 पाई नोट कॉमन आ गया, क्यू नोट भी कॉमन आ गया, देखो आप, है ना। और अंदर लिखिए अपन तो क्या बचेगा अंदर, Q1 R01 स्क्वायर R01 के प्लस Q2 R02 स्क्वायर और R02 के, ऐसे आप n तक लिख सकते हो, ठीक है। ये अपने पास आ चुकी है ये चीज। तो आप लोगों को पता है, ध्यान से देखना बच्चों, ये जो चीज है ये इसको मैं अलग लिख रहा हूँ, Q0.4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको मैं लिख रहा हूँ अलग, लेकिन इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि समीशन, देखो I इक्वल टू 1 से n तक, लास्ट में बताया तुम लोगों को मैंने ये चीज, I इक्वल टू 1 से n तक क्यू आई अपॉन R0 I का स्क्वायर और R0 I का कैप। देखो आप क्या ऐसे लिख सकते हैं अपन इसको, ये तो सेम चलेगा, इसकी दिक्कत है नहीं। यहाँ देखो आप आई की वैल्यू 1 पुट करोगे तो Q1 अपॉन R01 का स्क्वायर इंटू R01 कैप, ये आ गया। फिर 2 रखोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, फिर 3 रखोगे तो 3 आ जाएगा। तो इस तरह से इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। ये हो जाएगा आपका अध्यारोपण का सिद्धांत, यानी कि सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। या आप लिख लेना, मैंने तुम्हें दे दिया है यहाँ तक लिखने के लिए, इसको तुम लिख लेना, ठीक है। अब किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछो, फिर अपन न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। मैं बोल रहा हूँ वो लिखो, अभी करके बताना, तुम्हें ये क्वेश्चन निकाल लो, अपने न्यूमेरिकली को भी निकाल लो, अभी करना है क्वेश्चन। लिखो, लिखो दो समान परिमाण के आवेश, दो समान परिमाण के आवेश, समान परिमाण के आवेश, आवेश का मान दे रखा है 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। दो समान परिमाण के आवेश इतना के मध्य दूरी, के मध्य दूरी 50 सेंटीमीटर है, के मध्य दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो इनके मध्य लगने वाले कूलम बल का मान ज्ञात कीजिए। तो इनके मध्य लगने वाले कूलम बल का मान ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में बोले तो वैल्यू, द मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस इज 6.5 into 10⁻⁷ coulomb and the distance between both of charges is 50 centimeter, then find the coulomb force between them। यानी कि ये आपको दोनों चार्जेस जो है Q1 Q2 उनकी वैल्यू दे रखी है, दोनों बराबर हैं, ठीक है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस R है वो इतनी दे रखी है। अब फटाफट बताओ मुझे कितना आएगा कूलम्ब। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सस्ता सा क्वेश्चन है, दिमाग लगाना है नहीं ज्यादा इसके अंदर, आराम से कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन लिख देता हूँ। आया आंसर पहले वाले का? 0.6 कहाँ से गया? तो यहाँ से
और किसका आया बताओ भाई, सुमित, महेश, विशाल, इसका आया बताओ, आंसर क्या आया। अगला क्वेश्चन अपना ये है कि दो समान आवेशों के मध्य के मान दुगने कर दिए जाए और उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो नए बल का मान क्या होगा। कि अगर if we double the charges and the distance become half, then find the value of new force। इनकी नए बल का मान कितना होगा आपकी बात। अगर हम दोनों चार्जेस को डबल कर दें और उनके बीच की डिस्टेंस को आधी कर दें तो नया फोर्स कितना चेंज हो आ जाएगा। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन है, लेकिन इसको पहले अपन देख लेते हैं। इसमें क्या करना है तुम लोगों को, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये करना था आपको। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10⁹9। Q1 Q2 की वैल्यू कितनी है, ये रही 6.5 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 6.5 इंटू -7 अपॉन डिस्टेंस कितनी है, R सेंटीमीटर में है, आपको इसको मीटर में बदलना पड़ेगा, यानी कि 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 50 सेंटीमीटर है, ये 0.5 इसका आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अब आप सोल्व कर लो। सागर ऐसे नहीं कहता, कहते हैं सागर, अरे क्या बोल रहे हैं, तो के बेटा के ही होता है, निकल नहीं खा मैं तेरे को, के इक्वल टू लिखा था मैंने 1/4, यही तो फॉर्मूला बेटा। अरे यार तुम ऐसे लिख दो, चाहे वैसे लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है बताओ, इसकी वैल्यू सेम ही तो होती है। हाँ, शाबाश शाबाश, वेरी गुड, वो सही है। ठीक है, इसको कितना सही आया भाई सागर, ये न्यूटन है ना, इतना आंसर आएगा आपका। सोल्व करो भैया इसको। तो बात एक ही है सागर, कंफ्यूज मत हो, के लिखो चाहे ये लिखो, दोनों एक ही चीज है, बस के की वैल्यू ये होती है बताने के लिए लिखा है मैंने। यहाँ पे कोई माध्यम वाली बात करी नहीं तो अपन यहाँ पे एप्सिलॉन नोट लिखेंगे, माध्यम बोलता तो मीडियम बोलता तो अपन यहाँ पे वो लिखते, अंतर नहीं दोनों में। ठीक है, इसको देखो आप नए वाले को, इस क्वेश्चन को देखो, इसने बोला है कि जो पहले मान लो चार्ज था Q1 और Q2, दो चार्ज थे पहले, लेकिन उन्होंने बोला कि दोनों बराबर हैं तो ये Q के बराबर थे, लेकिन इसने क्या कहा कि चार्ज को डबल कर दें, यानी कि Q को 2Q कर दें और दूरी को आधी कर दें, R/2 कर दें, तो नए वाले फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। पहले तो पुराना वाला फोर्स क्या बनता, F इक्वल टू के Q1 Q2, यानी कि दोनों बराबर है, कितने, वो है अपने पास Q के बराबर है, तो Q इंटू क्यू अपॉन R स्क्वायर, R मतलब ये रहा। ठीक है, ये पुराना वाला, लेकिन नया वाला कितना हो जाएगा, नया वाला कितना हो जाएगा, एफ डैश बराबर के Q1 Q2 अपना स्क्वायर से Q/2, सॉरी हाँ आधी करना, दूना कर रहा है अपने को, है ना, 2Q इंटू 2Q अपॉन R/2 का स्क्वायर। सोन बोलो कितना आ रहा है, देखो बताओ, एफ डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, के Q स्क्वायर अपॉन 2 और 2 4। ठीक है, आर ये नीचे था, ये बटे में है 2, ऊपर आया तो क्या बन जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, और 4 इंटू 4 कितने होते हैं, 16। देखो सागर 8 कहां से आया, भाई वो कह रहा हूँ, फिर नींद आ रही है, अच्छा लग रहा है मेरे को। हम बात करेंगे अब इलेक्ट्रिक फील्ड की, विद्युत क्षेत्र की, है ना, विद्युत क्षेत्र, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका एक और नाम होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों नाम है इसका।
तो विद्युत क्षेत्र बोला, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलो, एक ही चीज है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अब कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, आप देखो इधर कि जैसे मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, सुनो। जैसे क्या है कि कोई जगह है, ठीक है ना, कि मान लो कि ये महावीर नगर है, ठीक है। महावीर नगर में का ये एरिया है पूरा, महावीर नगर का, ठीक है, महावीर नगर एरिया, ठीक। अब इस महावीर नगर में भी जिसकी चलती है वो लोग यहाँ रहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मान लो, ठीक है। अब ये तुम्हारा ये बाहर का दूसरा अपने इधर का एरिया मान लो, रामपुरा का एरिया मान लो, ठीक है। अब रामपुरा वाला इधर आता है अगर मान लो महावीर नगर में, तो चलती किसकी है, जो यहाँ पे इधर यहाँ का जो दादा है यहाँ का मेन है, ठीक है। तो जब ये इसकी जगह आएगा तो उसको उसका काम कराना होगा, तो ये यहाँ आकर के इसका प्रभाव को महसूस करेगा कि यार यहाँ पे जिसकी चलती है उससे बात करें अपन, उस नेता से बात करें, उस इंसान से बात करें अपन, ठीक है। तो इसको इसका इफेक्ट यहाँ लगेगा। सिमिलरली जो यहाँ पे जिसकी चलती है, अगर ये यहाँ पे आएगा, इसका इसका इफेक्ट लगेगा, मतलब इसकी तुलना में ये छोटा हो जाएगा अब, और इसकी तुलना में फिर ये छोटा हो जाएगा जब इसके पास आएगा। तो डिपेंड करता है कि कहाँ पे अपन उसको लेके आ रहे हैं। तो ये तो एक कहानी थी कि हाँ चलो ठीक है, वो अच्छी चल रही है, वो नेता है जो भी है उसकी बात कर रहे हैं अपन, लेकिन हम यहाँ पे उसको समझने के लिए ले रहे थे। इसका मतलब ये है कि एक कोई आवेश होगा, क्यों क्यों आवेश होगा, मतलब कैपिटल, ठीक है, उसका खुद का एक क्षेत्र होगा, खुद का एक एरिया होगा, उस एरिया में उसकी चलेगी, मतलब उस एरिया में उसका प्रभाव होगा, यानी कि उसका प्रभाव उस एरिया में है, तो इस प्रभाव को भी बोल देते हैं विद्युत क्षेत्र, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया है ना। तो इतना क्षेत्र है इसका कि इतने क्षेत्र में, इतने फील्ड में ये इफेक्ट डाल सकता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक इसका एरिया, ये इतना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है, इस क्यू का। यानी कि जो चार्ज जो पर्टिकुलर एरिया रखता है, जो क्षेत्र रखता है, उसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र, ठीक है। और यही इसकी तीव्रता कहलाती है। अब इसकी टेस्ट करनी है हम लोगों को कि यार कितने जगह तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड फैला हुआ है, या कितनी दूरी पर, यानी जैसे अपन बोले कि महावीर नगर है, तो महावीर नगर कहाँ तक फैला हुआ है, और यानी कहाँ कहाँ तक उस इंसान की चलती है, तो वो एरिया हमें टेस्ट करना है। तो टेस्ट कैसे करेंगे, हम जाएंगे उस जगह पे, हम क्या करेंगे, एक टेस्ट चार्ज लेंगे। हम क्या करेंगे, एक टेस्ट चार्ज लेंगे। टेस्ट चार्ज को बोलते हैं हिंदी में परीक्षण आवेश, हिंदी बोलते हैं परीक्षण आवेश। हम परीक्षण करने वाले हैं, इसका टेस्ट करने वाले हैं कितनी एरिया में फैला हुआ है, तो हम टेस्ट चार्ज लेके जाएंगे क्यू नोड, क्या बोले हैं इसको, क्यू नोड। क्यू नोड बोलो या क्यू जीरो बोलने की बात है, हम परीक्षण आवेश क्यू नोड पर लेकर जाएंगे इसके एरियाज में, और इसके एरिया में लेकर जाएंगे। जैसे ही जिस यहाँ तक पहुंचेगा वो, जैसे ही इसके एरिया में पहुंचेगा, तो इसकी प्रकृति के अनुसार आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करेगा। जैसे अगर ये प्लस है और ये भी प्लस था, तो प्लस प्लस रिपेल करेंगे, ठीक है, प्रतिकर्षित करेंगे। अगर ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस आकर्षित करेंगे, ठीक है। तो इसकी प्रकृति के अनुसार ये प्लस माइनस करेगा। जैसे ये कि मान लो कि ये यहाँ के मूल्य का दादा ये है, इस जगह का ये दादा ये है इसका, ठीक है। लेकिन अगर ये इसका दोस्त है या इससे काम निकलवाना चाहता है, तो ये इसका ये क्या करेगा, माइनस प्लस बन करके इसको खींच लेगा। लेकिन अगर दोनों की ये चाहता है कि नहीं मैं लड़ूंगा इससे, तो फिर दोनों इधर आ जाएंगे रिपीट होकर के, ठीक है, रिपेल होकर के। तो ये चीजें हैं, आपको समझनी इस तरीके से। तो एक फील्ड होता है, पर्टिकुलर एक क्षेत्र होता है, उसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र, और इसका टेस्ट करने के लिए टेस्ट चार्ज लेकर आते हैं, उसको बोलते हैं क्यू नॉट परीक्षण आवेश टेस्ट चार्ज। और हमेशा टेस्ट चार्ज की जो वैल्यू लेते हैं अपन वो लेते हैं +1। न्यूमेरिकल में याद रखना, डेरिवेशन में याद रखना, अपन टेस्ट चार्ज की वैल्यू +1 लेकर के सोल्व करेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं एकांक धनावेश, क्या बोलते हैं इसको, एकांक धनावेश। इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट चार्ज या यूनिट टेस्ट चार्ज, यानी कि इसकी वैल्यू कितने की यूनिट होगी, एकांक होगी। हमेशा +1 लेकर के हम सोल्व करेंगे कहीं भी किसी भी न्यूमेरिकल में। याद रखना ये बात, अभी बताता हूँ तुमको कैसे करना है जब हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो टेस्ट चार्ज लेकर के हम यहाँ पे सोल्व करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, परिभाषा क्या लिखी हुई है इसकी, कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश पर क्षेत्र के कारण लगने वाला बल। विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र को अपन लिखते हैं ई से, किससे लिखेंगे विद्युत क्षेत्र को अपन, ई से। और ये होता है वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि होती है ये, इसको अपन लिखेंगे ई वेक्टर से। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित, ठीक है, विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धनावेश पर लगने वाला बल, क्या, एकांक धनावेश पे, यानी कि एकांक धनावेश पर लगने वाला बल,
विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। एकांक धनावेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। E बराबर F अपॉन Q0, जहां पे Q0 को क्या कहेंगे, टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश, इसको कहेंगे हम टेस्ट चार्ज। लेकिन क्या होता है कि इस Q नोट का मान थोड़ा कम होना चाहिए, इसका मान कम होगा तभी इसकी नेचर को देख सकेगा कि ये कैसा है। ठीक है, तो क्यू नोट का मान हमेशा आपको कम लेना पड़ता है, और क्यू नोट का मान कम लेंगे तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं। कम का मतलब क्या होता है, हम मैथमेटिकली इसको लिखने के लिए दिखाते हैं लिमिट क्यू नोट टेंस टू जीरो, यानी बहुत कम इसका मान है, लगभग लगभग जीरो जा रहा है, टेंस टू जीरो जा रहा है। ठीक है, इसलिए इसको लिखते हैं इस तरीके से बना करके, तो लिमिट वगैरह इसे लग जाती है वहां पे। ठीक, और अगर अपन बोलते हैं कि टेस्ट चार्ज की वैल्यू अपन कितने लेते हैं, +1 लेते हैं, अगर ये +1 है तो E बराबर कितना आ जाएगा, F के। ठीक है, E से बराबर आ जाएगा, F के बराबर आ जाएगा, यानी कि एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एकांक धनावेश यानी कि एक धन, एकांक धनावेश यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज की वैल्यू +1 हो जाए तो जो फोर्स लग रहा है वही इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाती है, विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है, इस वजह से इसके फॉर्मेट में। ठीक है, अब इसे कुछ पॉइंट दे रखे हैं कि परीक्षण आवेश जो क्यू नोड है उसका मान प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पर आवेश से कम संभव नहीं है, यानी कि ये यूनिट चार्ज है, इस पे जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे जो चार्ज है उसके उससे कम नहीं होना चाहिए, वो तो फिर बहुत कम हो जाएगा। मिनिमम हम मानते हैं कि इतना तो होना ही चाहिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर, तभी हम वहां पे उसकी गणना कर सकते हैं। दूसरा, विद्युत क्षेत्र का मान निकालने के लिए उस पॉइंट पे हम यूनिट चार्ज की वैल्यू +1 ले लेते हैं। मैंने तुमसे पहले ही कहा था हम इसको +1 मान करके सोल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है कि ये एक स्थिति पर निर्भर करता है, विद्युत क्षेत्र उसकी पोजीशन में डिपेंड करता है कि कोई भी जो पॉइंट है वो कितनी दूर रखा हुआ है, कितना पास रखा हुआ है, उसकी पोजीशन पे डिपेंड करेगा। कैसे, एक फॉर्मूला बनेगा अपने पास, उससे आपको पता लग जाएगा कि पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट की एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, सदिश राशि होती है। मैंने तो पहले बताया कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, यानी कि जितनी दूर किस दिशा में बल लग रहा है, किस दिशा में तीव्रता है इलेक्ट्रिक फील्ड की, उसके अकॉर्डिंग इसको हमें देखना पड़ता है। हम यहाँ पे सदिश लेकर चलते हैं साथ में। ठीक है, हम नेक्स्ट बात करें इसकी मात्रक और विमा की बात करें, अगर अपन मात्रक और विमा यूनिट और डायमेंशंस की बात करें अगर अपन इसकी, तो आप लोग देखो E बराबर F का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन, इसका मात्रक होता है कुलाम, तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, न्यूटन अपॉन कुलाम। क्या बन जाएगी, न्यूटन अपॉन कुलाम। इसको एक और बोलते हैं वोल्ट पर मीटर भी बोलते हैं इसको कभी कभी। देखो एक चीज कर लेना तुम, वोल्ट वोल्ट कैसे आया, वो विभव वाला चैप्टर है, आपने वहां से पता लगा तुम लोगों को, तभी वहां में जाओ, बस अभी याद रखो कि वोल्ट पर मीटर होता है इसकी यूनिट, लेकिन मेन यूनिट क्या होती है, न्यूटन अपॉन कुलाम। जनरली क्या है, न्यूटन अपॉन कुलाम, बल का मात्रक न्यूटन, क्यू का कुलाम, तो न्यूटन अपॉन कुलाम इसकी यूनिट बन जाएगी। अब अगर आपको पता है कि न्यूटन अपॉन कुलाम इसकी यूनिट है, तो क्या आप इसकी विमा निकाल सकते हो न्यूटन अपन गुलाम की? हाँ, निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूटन की जो डायमेंशन होती है M1L1T-2। गलत लिखा, सही लिखा? सही लिखा क्या? M1L1T-2 सही लिखा ना? गुलाम की कितनी होती है? A1T1। वेरी गुड, A1T1। तो क्या बन जाएगी इसकी विमा? M1L1T-3A-1। तो एक नंबर में कंफर्म है एक क्वेश्चन आएगा विमा से, हर चैप्टर में से कहीं ना कहीं से एक विमा और एक डायमेंशन जरूर पूछेगा, कंफर्म है ये चीज, तो उनको याद कर लेना आप। M1L1T-3A-1 की विमा बन जाती है। उसके बाद अपन बात करें कि अलग अलग स्थानों पे इसका मान अलग अलग होता है, विद्युत क्षेत्र का मान कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग कर लेंगे। दूसरा, अगर आपको निकालना हो कि कितना बल लग रहा है, कितना विद्युत बल लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लग रहा है, एफ, तो कुछ नहीं करना, यहाँ से देखो ना, एफ का मान निकालना, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, क्यू ई, क्यू नॉट ई ले लो या क्यू ई ले लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपके बल का मान यहाँ से मिल जाएगा आपको, एफ बराबर क्यू ई होता है। ये शायद अपन पहले पढ़े थे 11th क्लास में, पर पता नहीं पड़ा तो भी याद रहा, एफ बराबर क्यू ई होता है यहाँ पे, सिंपल सी बात है। और आप देख लो, चेक कर लो, इसकी यूनिट कुलाम, इसकी यूनिट कितनी है, न्यूटन बटे कुलाम, कट गया, क्या बन गया, न्यूटन बन गया, यानी कि बल का मान कितना हो जाएगा, एफ बराबर क्यू ई। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ है, मतलब हाँ, कुछ पूछना है किसी को? वो बोल रहा है वो एडमिट कर लो उसको।
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालनी है। तो कोई भी एक बिंदु आवेश ले लेते हैं अपन, कोई भी पॉइंट चार्ज ले लेते हैं अपन, यहाँ पे इस जगह ये अपने पास ये मूल बिंदु है, ओरिजिन है, इस ओरिजिन पे कोई है, कोई क्यू रखा हुआ है, पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। अब इसकी वजह से, चलो इसको तो यहाँ मतलब, इसको मतलब यहाँ तो ओरिजिन ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो क्यू नोट, ठीक है। बिंदु आवेश अपन ने ले लिया, पॉइंट चार्ज ले लिया, क्यू नोट अपन ने यहाँ पे, और या फिर ऐसा कर सकते हैं कि जैसे हम लोगों को निकालना ना बिंदु आवेश निकालना है, तो क्यू नॉट तो अपन परीक्षण आवेश ले रहे हैं ना, इसको तो ऐसा करो, यही ले लो, क्यू यहाँ ले लो, इसको बोलेंगे परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज, कि इसके कितना क्षेत्र इसका है, मान लो कि इसे क्यू है, कितने एरिया में फैला हुआ है ये हमें पता नहीं है, ठीक है, हमें इसको पता करना है कितने एरिया में क्यू फैला हुआ है, किसका इसका इफेक्ट कितने एरिया में फैला हुआ है, वो हमें टेस्ट करना है। तो टेस्ट करने के लिए क्या लगाएंगे अपन, टेस्ट चार्ज लगाएंगे, क्यू नोट लेकर आएंगे, परीक्षण आवेश को अपन यहाँ पे यूज करेंगे। तो इसकी दिशा कहाँ होती है, इसकी दिशा जहां बल की दिशा होती है वही विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, कहाँ, यहाँ कहीं होगी इसकी दिशा आर के, इस रेखा पे कहीं होगी, इधर होगी या इधर होगी, वो डिपेंड करेगा किस जगह, ठीक है। अब ये इसकी दिशा होगी, डायरेक्शन होगी इसकी, तो हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है, या अब देखते हैं कहाँ हो सकता है, इधर होगा या इधर होगा, वो बात की बात है। हमने अभी कुछ नहीं लिया है कि ये प्लस है या माइनस है, हमने सिर्फ एक फील्ड लिया है, हमें इसकी वजह से निकालना है, वो मैं बाद में ले लूंगा प्लस माइनस क्या है इसके लिए। तो अगर अपन बात करें, अगर ये प्लस है पहले, तो ई क्या हो जाएगा आपका, विद्युत क्षेत्र निकालना है आपको, ई का मान निकालना है, ई के निकालने के पहले आपको आपको पता है एफ क्या होता है, अगर ई निकालना है हमको तो आपको पता है एफ कितना होता है, एफ यानी कुलाम बल कितना होता है, दो दो चार्जेस के बीच में कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, एक क्यू एरा, एक क्यू एरा, Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस आर ले लेते हैं इनके बीच की, तो डिस्टेंस कितनी जाएगी आर स्क्वायर, और आर के इसकी डायरेक्शन, क्योंकि बल एक सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है फोर्स, इसलिए अपन क्या करेंगे यहाँ पे आर के लगाएंगे। पर हमने अभी अभी पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, विद्युत क्षेत्र होता है, वो किसके बराबर होता है, वो होता है ई बराबर एफ अपॉन क्यू नोट के, किसके बराबर होता है वो, ई बराबर एफ अपॉन क्यू नोट के। देखा था हमने, लिमिट क्यू नोट टेंड्स टू 0 और एफ अपॉन क्यू नोट, ये हम लोग ने लिखा था, ठीक है। एफ की वैल्यू हम कहाँ पुट कर देंगे, इस जगह यहाँ से पुट कर देंगे, अगर एफ की वैल्यू पुट करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो क्यू नोट टेंड्स टू 0, एफ की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू इंटू क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर, आर के अपॉन क्या बच रहा है नीचे, क्यू नोट, तो ये क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल हो गया, अब क्यू नोट ही नहीं है तो लिमिट लगाने का मतलब है नहीं, कि क्यू नोट तो कैंसिल ही हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही आपका फॉर्मूला है जो आपको याद करना है, इसको अपन ऐसे भी बोल देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन को अपन के बोलते हैं, ये क्यू हो जाएगा, ये आर स्क्वायर हो जाएगा, दोनों की चीजें आर के बीच डायरेक्शन हो जाएगी, इस तरह से आपको लिखना होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये क्या कहलाएगी, एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, रट लेना इसको, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर होती है यहाँ पे इस जगह, ठीक है। और के की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ये के की वैल्यू आपको याद रखनी है। अब आप यहाँ से एक चीज देख रहे हो, क्या देख रहे हो कि ई है वो आर स्क्वायर के वित्त प्रमाणुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके स्क्वायर के आर स्क्वायर के, यानी कि अगर आपसे बोला जाए कि विद्युत क्षेत्र और ई के बीच में ग्राफ बनाओ, ई और आर के बीच में अगर आप ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ बनेगा गिरता हुआ इस तरह से, क्योंकि ये वित्त प्रमाणुपाती है, ये डिक्रीजिंग हो रहा है ना, ये डिक्रीज होने की वजह से ये वित्त प्रमाणुपाती है। एप्सिलॉन नोट को अपन क्या बोलते हैं, बताओ, इसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूनिट में नाम पूछो क्या कहते हैं इसको, क्या नाम होता है इसका, इसको बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, क्या बोलते हैं इसको, निर्वात की विद्युतशीलता, परमिटिविटी, परमिटिविटी बोलते हैं इसको, है ना, विद्युतशीलता निर्वात, इसका मान तुम बोल रहे हो 8.854 10⁻12, वो याद रखना है आपको, न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है,
शायद एक नंबर में कभी कभी पूछ लेता है, तो आपको याद रखना है यूनिट के साथ कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर के साथ आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहां से आपको देखना होता है। अब आप देखो, अपन ने एक लाइन लिखी थी कि जो विद्युत क्षेत्र होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो बिंदु की स्थिति पे निर्भर करता है। आप देखो ना, आर का मान जितना ज्यादा होगा, ई का मान उतना ही कम होगा, या आर का मान जितना कम होगा, ई का मान उतना ही ज्यादा होगा। तो उससे डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है, बताओ। यानी कि इसकी पोजीशन पे या स्थिति पे डिपेंड करता है वस्तु की, कि अगर आर ज्यादा दूरी पर हुआ तो फील्ड जो है उसका कम हो जाएगा, सिंपल सी बात है। लेकिन जितना पास आएगा उतना उसको इफेक्ट पर लगेगा उस जगह आकर के, ठीक है। तो ये चीज है। मान लो कि ये सूरज है, ये सन है, आप सन के इतना पास आओगे उतनी गर्मी लगेगी आपको, जितना दूर जाओगे उतनी गर्मी कम होती जाएगी। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हो। तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि इसकी अधिकतम परास, मैक्सिमम रेंज कितनी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो बताओ कितनी होती है। इसकी वैल्यू अधिकतम कितनी हो सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, बताओ आप मुझे, कितनी हो सकती है बताओ। मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मिनिमम कितनी हो सकती है, बताओ आप मुझे। इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है और मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, बताओ भाई, कौन बताएगा। मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, मिनिमम कितनी हो सकती है, बताओ जल्दी। बोलो। एक रहेगी, बाकी लोग बताओ भाई कितनी रहेगी मैक्सिमम। नहीं पता, चलो इधर देखो, सागर इधर देख। आर का मान अगर अपन जीरो रख दे, सुनना बात को, आर का मान अगर जीरो रखेंगे तो 1/0 कितना होता है, तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा, ठीक है। अगर आर का मान अनंत रख दें तो उसका मान कितना हो जाएगा, 0। 1/∞ कितना होता है, 0। तो पता लगा देखो आप, यानी कि 0 से लेके अनंत तक इसका मान कुछ भी हो सकता है। आपको देखो ना यार, दूरी भी तो 0 हो सकती है और दूरी भी तो अनंत हो सकती है। 0 कब होगी, जब उसके जस्ट उस पर आ जाए, कोइंसाइड कर जाए उस पर, तो 0 हो जाएगी दूरी। और अनंत पे भी अपन रख देंगे तो क्या हो जाएगी, अनंत 0 हो जाएगा। तो इसकी रेंज कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी और 0। कब होगी, ये कब होगी, जब आर का मान 0 हो जाएगा। ये कब होगी, जब आर का मान अनंत हो जाएगा। इस हिसाब से आप इसका मान रख सकते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है ये। तो एक बात याद रखना, मैंने अपन ने यहाँ पे इसको प्लस लिया था, किसको, इस क्यू को। अगर क्यू आपका माइनस होगा ना, तो आप यहाँ पे माइनस आर केप लगा के लिख देना, सिंपल सी बात है। यानी कि उसका जो माइनस चार्ज है वहां चला जाएगा, यानी कि इसकी डायरेक्शन जो है वो उल्टी हो जाएगी, बाकी सब सेम रहेगा। अगर आप इसका परिमाण में लेना चाहें, इसको मैग्नीट्यूड लेना चाहें, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, के क्यू आर इसका लिख दो और आर केप लिख दो, टेंशन नहीं खत्म, ठीक है। वो परिमाण की स्थिति है। लेकिन अगर डायरेक्शन लोगे तो अगर प्लस चार्ज है तो ऐसे लिख दो, माइनस है तो अंदर लिख देना, ताकि डायरेक्शन का फर्क पड़ जाएगा कि हाँ ये प्लस माइनस कौन सा है, यहाँ आपको पता लग जाएगा, ठीक है। इस तरह से ही सिंपल सा है। एक और कुछ नहीं है, दो अगर दो वो ले ले, अपन डिस्टेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। एक इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पे डिस्टेंस कैसे लिखा हुआ है, जैसे एक डायग्राम बना हुआ है, देखो आप, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस बना हुआ है, ठीक है। और दो पॉइंट है अपने पास, कुछ नहीं है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, इसको क्यू है, ये पी है, दो पॉइंट है अपने पास इसमें, ठीक है। तो कुछ नहीं है, अलग अलग नाम दे रखा है यहाँ पे, हमने इसको इसको आर बोल दिया, इसको R1 बोल दिया, ठीक है। तो अब यहाँ की डिस्टेंस हमें निकालनी पड़ेगी, तो कितनी जाएगी, R1 माइनस आर, ये हो जाएगी अपने पास, ये R माइनस R1 हो जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसको इसका अकॉर्डिंग आप यहाँ पे लिख दोगे, R माइनस R1, R माइनस R1। वही चीज, ई का मान कितना निकाला था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर निकाला था ना अपन ने अभी, आर क्यूब के साथ। तो सेम वही रहेगा, बस यहाँ पे आर माइनस R1 आ जाएगा, सिंपल सी बात है, स्क्वायर में, और आर क्यूब हो जाएगा। तो सेम वही चीज है, डायरेक्शन भी आप वही ले लो हिसाब से, आर माइनस R1, ठीक है। तो कुछ नहीं है, बस पॉइंट अगर चेंज हो जाए तो उसको इस तरह से लिख दिया जाता है, दो बिंदु अगर आ जाते हैं तो इस तरह से आप लिख सकते हो उसको, ठीक है। एक चीज मैं तुम्हें और बता दूं, देखो, एक चीज मैं तुम्हें और बता देता हूँ, ध्यान रखना, कभी कभी ऐसा लिखा हुआ आता है, हमने निकाला था के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर क्यूब।
तुम लोगों ने 11th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था यूनिट वेक्टर का, इकाई सदिश का, सदिश बटे सदिश का परिमाण, याद करो वो चीज। यूनिट वेक्टर बराबर आर वेक्टर बराबर आर अपन उसका परिमाण, परिमाण को अपन सिंपल आर भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। ये मान अपन यहाँ रख सकते हैं इस जगह, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बन जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा कैसे था, आर वेक्टर अपॉन आर परिमाण का मान बन जाएगा। यानी कि इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर के क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू आर वेक्टर, ऐसे भी लिखा जाता है। तो ध्यान रखना आप लोग, ऐसे भी अगर लिखते हैं तो कभी कभी लिखते हैं ऐसे भी, ये यूनिट वेक्टर के फॉर्म में एकांक यूनिट दिशा के लिए है, और सदिश लिखेंगे अगर तो ये ऐसे लिख सकते हो आप। याद रखना ये चीज, इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। देखो इसको कि हमें क्या कर रखा है इस बार, उसने हमने एक कंडीशन ले ली है क्या, कि अगर यह आपका ओरिजिन है, मूल बिंदु है आपका ओ, यहाँ पर आपका क्यू रखा हुआ है, क्यू आवेश रखा हुआ है, और यहाँ से कुछ आर दूरी पर, यहाँ से कुछ आर डिस्टेंस पर आपका प्रेक्षण बिंदु, जहां पे आपको प्रेक्षण लेना है, ऑब्जर्व करना है, कहाँ पे आपको देखना है, उस जगह की जो बिंदु को पी नाम दे दिया अपन ने, इस जगह वाले बिंदु को, तो अगर पी नाम दिया है अपन ने, तो पी की जो निर्देशांक कितने हैं, एक्स, वाई, जेड, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, इसके निर्देशांक हैं। अगर इसके निर्देशांक ये हैं, तो आप लोग मुझे बताओ कि आर वेक्टर की जो परिमाण होता है, परिमाण कैसे लिखते हैं, इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखता हूं, अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हम परिमाण लिख देते हैं, ठीक है। ठीक। और अगर आप लिखना चाहो क्या आर का मान, तो आर क्या होता है, सदिश बटे सदिश का परिमाण, वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर। आर वेक्टर कितना है, एक्स आई के वाई जे के जेड के अपॉन अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो आर वेक्टर का मान आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे कि बिंदु आवेश पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर आर। अभी अभी याद कर रहा था हम लोगों ने, अभी पढ़ा था ये चीज हम लोगों ने, ठीक है। अब अगर अपन बात करते हैं इसके लिए, तो क्या मैं देखो इधर ये एज इट इज आ गया, ठीक है, q की जगह q आ गया, r स्क्वायर का मान कितना होगा, r स्क्वायर का मान कितना होगा बताओ। ये r है आपको दिख रहा है, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट यहां से कैंसिल हो जाएगा, सिंपल सी बात है, रूट यहां से कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पे कैंसिल करेंगे तब बन गया ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, r मान था ये ना, लेकिन r स्क्वायर कैंसिल हो गया, लेकिन r के मान कितना है, r की वैल्यू कितनी है, s i के y j के z के अपॉन अंडर ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बन जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q। अब कितनी पावर है, एक, शाबाश, एक पावर है, ये 1/2 पावर है, 1 प्लस 1/2 बन जाएगा 3/2, 3/2 बन जाएगा, स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर होगी कितनी बन जाएगी, 3/2 बन जाएगी यहाँ पे, ठीक है। और किसी दिक्कत हो तो सॉल्व करके देखना घर पे बाद में, 1/2, ठीक है। ये आ गया x i के प्लस y के प्लस z के, ये आया। अब निकालना है x डायरेक्शन, तो आप x डायरेक्शन तो क्या हो जाएगा, या फिर आप ऐसा देखो, ये e वेक्टर को मैं कहता हूं क्या, e x i के e y j के e z के, ऐसे अब i के कर लो, y j के को कंपेयर कर लो और k के को कंपेयर कर लो, जब कंपेयर करोगे i के e x equals to 1/4 pi epsilon naught q upon x square plus y square z square की पावर 3/2 into x, ठीक है, ये x के लिए जाएगा, ऐसे आप y ले लोगे,
आ जाएगा, बस यहाँ पे y आ जाएगा, इसी z के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे z आ जाएगा। इस तरह से अगर आपको घटक दे दी जाए, कॉम्पोनेंट दे दिए जाए, तो आप इसके लिए भी फॉर्मूला निकाल दिया है मैंने, न्यूमेरिकल में दिक्कत नहीं आएगी आपको। इस तरह से आप सोल्व इसको कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। और किसी दिक्कत तो पूछो फिर। ये दिक्कत न्यूमेरिकल दे दूं एक दो, अभी करो। ये ना कंपेयर करो आप, ये कंपेयर यहाँ से, तो आई के साथ कौन आ रहा है, एक साथ आ रहा है, नहीं ये स्थिति बता है दिशा के लिए, तो फिर आई के वो आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक मतलब करना पड़ेगा आपको, कहेंगे ना वहाँ पे तो क्लियर हो जाएगा पूरा। दिशा और बता दो, मतलब यहाँ पे एक्स लिखता फिर मैं यहाँ पे है ना, एक्स लिखा ही नहीं पर, तो एक घटक है ना आई एक्स, आई के एक्स का मान है 5, यहाँ पे उसे ठीक। अब आप न्यूमेरिकल लिखो, है ना, न्यूमेरिकल लिखो, आप क्या है न्यूमेरिकल, पहला देखो हीलियम नाभिक के कारण, हीलियम नाभिक के कारण एक एंगस्ट्रॉम, हीलियम नाभिक के कारण एक एंगस्ट्रॉम दूरी पर, एक एंगस्ट्रॉम दूरी पर विद्युत की तीव्रता क्या है, एक एंगस्ट्रॉम दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी फॉर हीलियम नाभिक एट 1 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस। इस एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस पर आपको हीलियम के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड और 1 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस।